हेलो एवरीवन, आज हमारी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल थे उनको हमने पढ़ लिया और आपको वो आई होप आपको वो याद भी हो गए होंगे। अगर आपको याद हो गए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज कीजिए, अगर याद नहीं हुए तो आप उसको याद कीजिए। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कि नगर नियोजन क्षमता कैसे थी, उसकी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, धार्मिक, वो सभी स्थिति के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आपकी आज की हेडिंग होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन क्षमता कैसी थी। तो हेडिंग डालो नगर नियोजन। नगर नियोजन ये विश्व की प्रथम नगर नियोजन सभ्यता थी, यानी पूरे विश्व की नगर नियोजन जो कि सभ्यता थी। तो आपकी पहली लाइन बनती है कि यह विश्व की पहली नगर नियोजन सभ्यता थी। विश्व की पहली नगर नियोजन सभ्यता थी। नगर नियोजन सभ्यता थी। यह सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए इतनी प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट लाइन आपकी ये बनती है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन, विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट लाइन लिखो, पहली लाइन हो गई। नेक्स्ट, यह सभ्यता अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। के लिए प्रसिद्ध थी। इसमें जो कि नगर नियोजन है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे उनको दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में जो कि सामान्य आम जनता रहती थी और पश्चिमी भाग में दुर्ग, ये दुर्ग का स्थान था जो कि ऊंचे टीले पर बना हुआ था। तो आप ये लाइन में लिखिए कि इस सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था। सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था। दो भागों में बांटा गया था। पहला पूर्वी, बांटा गया था पहला पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। पूर्वी भाग यहां पर आम जनता रहती थी, यानी ये आवासीय भाग था। ये आवासीय भाग था। अगला है पश्चिमी। पश्चिमी भाग ये दुर्गकृत स्थान था। दुर्गकृत स्थान था जो कि ऊंचे टीले पर दुर्ग बना हुआ था। दुर्गकृत स्थान था जो ऊंचे टीले पर बना हुआ था। ऊंचे टीले पर बना हुआ था। यह सभ्यता अपनी सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। ये बात हमने पहले भी पढ़ ली थी कि यह सभ्यता अपने सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि हमें मेसोपोटामिया से 700 कुएं मिले हैं, उसी प्रकार देखते हैं कि यह सभ्यता सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि हमें मेसोपोटामिया से 700 कुएं मिले हैं। मेसोपोटामिया से हमें 700 कुएं मिले हैं और धोलावीरा से कई हमें जो कि जलाशय मिले हैं। और इसमें ये मकान जो कि है वो हर एक घर में 2-3 कमरे होते थे, एक रसोई होता था, एक आंगन होता था। तो ये लाइन लिखो कि हर घर में
हर घर में 3 या 4 कक्ष, एक रसोई और आंगन होता था। आंगन होता था। कई घरों से कुएं भी मिलते हैं। एक लाइन ये भी लिखो कि कई घरों से कुएं भी मिलते हैं। कई घरों से कुएं के साक्ष्य भी मिलते हैं। साक्ष्य भी मिलते हैं। और इनमें जो कि नालियां हैं वो जो कि पक्की ईंटों से बनी हुई थी और ये नालियां ऊपर से ढकी भी होती थी। और जो नालियां जो कि मैन मार्ग से गुजरती थी, मैन मार्ग पे उनको साफ करने के लिए एक होल रखा जाता था जिससे वो साफ किया जाता था। तो ये लाइन भी लिखो कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कि नालियां हैं वो पक्की होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में नालियां पक्की होती है। नेक्स्ट लाइन, पक्की नालियां होती है और ये ईंटों से ढकी होती है। ईंटों से ढकी हुई होती है। और जो नालियां मैन मार्ग पर नालियां जाती है उन्हें साफ करने के लिए होल भी रखा जाता है। तो ये भी लिखो, ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा। अगली लाइन लिखो कि मुख्य मार्ग की जो नालियां हैं उन्हें साफ करने के लिए एक मैन होल रखा जाता है। नेक्स्ट लाइन, मुख्य मार्ग की नालियों को साफ करने के लिए होल भी रखा जाता है। होल भी रखा जाता है। यानी इसमें नालियां इतनी विकसित थी कि नालियों को ढका भी जाता है और पक्की ईंटों की नालियां होती थी और मैन मार्ग पे जो कि नालियों को साफ करने के लिए होल भी रखे जाते थे। और ये सभ्यता जो कि पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ये भी हमने देख लिया कि पक्की ईंटों से नालियां बनती। तो घर तो ओबियसली बात है पक्की ईंटों से बनने ही है, लेकिन खैर लिख लो कि ये जो कि पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। और इनके घर में 2 या 3-4 कक्ष होते थे, एक रसोई होती थी, एक आंगन होता। लेकिन ये सीढ़ियों से परिचित थे, अपरिचित नहीं थे। यानी इन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। सीढ़ियों का ज्ञान था। लेकिन ये लाइन हमने ऐसे लिख ली है, लेकिन जब हमने विशाल स्नानागार पढ़ा था मेसोपोटामिया में, तभी तो विशाल स्नानागार में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। खैर लिखो तो लिख लो, नहीं कोई बात नहीं। अब हमने सिंधु घाटी सभ्यता की जो कि नगर नियोजन है वो पढ़ लिया। अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक व्यवस्था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। वैसे तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों की राजनीतिक व्यवस्था कुछ जानकारी का अभाव है, लेकिन संभवतः पुरोहित लोग ही इसकी जो कि राजनीतिक व्यवस्था संभालते होंगे। जैसे हमारे गांव में सरपंच होते हैं, यानी बुजुर्ग व्यक्ति, उसी प्रकार हेडिंग डालो राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था ये छोटा सा टॉपिक है क्योंकि इसमें जानकारी का अभाव है।
जानकारी का अभाव है इसमें। फिर भी हम कह सकते हैं कि जो कि पुरोहित लोग हैं वो ही शासन का संभालते होंगे। पुरोहित लोगों के पास राजनीति होगी या वो ही संभालते होंगे जो कि राजनीतिक व्यवस्था है। कुछ भी लिख लो, यानी हमें राजनीतिक व्यवस्था का कोई मतलब जानकारी नहीं है, इनमें जानकारी का अभाव है और संभवतः पुरोहित लोगों के पास ही राजनीतिक व्यवस्था होगी। अब हम पढ़ते हैं कि इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। अब इनकी सामाजिक स्थिति देखते हैं। इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तो हमने पढ़ ली। अब अगली हेडिंग डालो सामाजिक व्यवस्था। अगली हेडिंग डालो सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, ये सामाजिक व्यवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मातृसत्तात्मक जो कि मातृसत्तात्मक अर्थशास्त्र थी। तो अब हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विकसित थी कि वहां पर मातृसत्तात्मक है। तो अगली लाइन सामाजिक व्यवस्था की पहली लाइन लिखो, मातृसत्तात्मक अर्थव्यवस्था, यानी ये मातृसत्तात्मक लोग थे। मातृसत्तात्मक लोग थे और ये शांति प्रिय समाज थे। इनके पास हथियारों के कोई साक्ष्य मिलते ही नहीं है, यानी ये एक शांति प्रिय समाज था। लड़ाई झगड़े में इनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। किसी भी जो कि सभ्यता से हमें जो कि मिलता ही नहीं है कुछ भी हथियार वगैरह। और ये बात है कि इसमें इस सभ्यता में जो कि महिला भी और पुरुष भी दोनों जो कि श्रृंगार करते थे, यानी दोनों जवाहरात पहनते थे। नेक्स्ट लाइन ये भी लिखो कि महिला व पुरुष दोनों श्रृंगार करते थे। दोनों श्रृंगार करते थे, दोनों जो कि जवाहरात पहनते थे, मातृसत्तात्मक लोग थे ये, और ये शांति प्रिय समाज थे। इनके पास कोई हथियारों के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और देखते हैं हम कि ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, यानी ये शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, दोनों प्रकार के थे, शाकाहारी व मांसाहारी। दोनों थे। इनका जो कि प्रिय खेल था वो यही था, सिर्फ ये मुर्गों की लड़ाई, जैसे शतरंज या शिकार करना, ऐसे इनके प्रिय खेल होते थे। यानी इंटरटेनमेंट के लिए ये सब करते थे। जैसे इनके प्रिय खेल जैसे मुर्गों की लड़ाई, शिकार करते थे, शिकार करना या शतरंज। मातृसत्तात्मक लोग थे, इसलिए मातृ देवी की पूजा करते थे। एक लाइन ये यहीं पे लिख लो, आप इसके ऊपर लिख लो, मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे
ओबियसली माता है, मातृसत्तात्मक लोग थे तो मातृदेवी की पूजा करना संभव है। शांति प्रिय समाज था, महिला और पुरुष दोनों जवाहरात पहनते थे और यह शांति प्रिय समाज था। ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। इनका प्रिय खेल जो कि है शतरंज है, मुर्गों की लड़ाई है, शिकार करना है, ये सब इनके जो कि प्रिय खेल थे। ये सब हमने देख लिया। अब आता है कि ये लोग हैं जो कि इनको कई जगह से तो हमें वो मिला है, कब्रिस्तान मिला है, कहीं से हमें जो कि शव भी मिला है, कहीं इनका दाह संस्कार होता था। और अब हम देखते हैं कि इनकी जो कि दफनानी है जो कि विधि थी, शव को करने की जो कि विधि थी वो 3 प्रकार से थी। कौन कौन सी? पहली है पूर्ण समाधान, 2 नंबर आंशिक समाधान, और 3 नंबर है दाह संस्कार। यानी ये 3 प्रकार से शव को मतलब करते थे। और पूर्ण समाधान जैसे कि कोई व्यक्ति को मतलब पूरा ही दफना दिया। आंशिक समाधान मतलब कुछ तो उसको मतलब शव को पशु पक्षियों के लिए खुले में छोड़ देते थे, कुछ बचा हड्डियां वगैरह उनको दफना दिया, ये होता है आंशिक समाधान। दाह संस्कार जिसमें शव को जलाया जाता है। ये थे 3 प्रकार की शव को दफनाने की 3 प्रकार की विधियां थी। ये हमने कुछ पढ़ा जिनकी सामाजिक व्यवस्था। और हमें एक बात ये भी समाधान से कि लोथल से हमें एक युग्मित समाधान मिला, यानी पति व पत्नी को एक साथ दफनाया गया। तो हमें एक बात ये भी लिखो कि लोथल से 1 व कालीबंगा से 3, युग्मित समाधान मिले। युग्मित यानी पति व पत्नी दोनों को एक साथ युग्मित समाधान मिले। यानी ये पत्नी को लोथल में 1 व कालीबंगा से 3 हमें युग्मित समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हो गई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। अब इनकी देखते हैं हम आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था की थोड़ी नजर मारते हैं। ने नगर नियोजन पढ़ लिया, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ ली इन लोगों की, और इनकी सामाजिक व्यवस्था पढ़ ली। अब पढ़ते हैं इनकी आर्थिक व्यवस्था, यानी इनके पास अर्थव्यवस्था के कौन कौन से सोर्स थे। अगली हेडिंग डालो आर्थिक व्यवस्था। पहली बात तो ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, यानी ये कृषि पर पूरी तरह से कृषि पर निर्भर रहते थे। और जो इनकी पूरी प्रमुख फसल थी वो यही थी। जैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि चावल व बाजरे से अपरिचित थे। फिर क्या बचा? गेहूं, जो कि सरसों, चना, मटर, खरबूज, तरबूज, इन्हीं से ये परिचित थे। घोड़े से, ऊंट से, हाथी से ये अपरिचित थे। तब हमने देखा था कि किसी सभ्यता से हमें जो कि हाथी का कपाल खंड मिला, कहीं से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली, ताकि ये भवनों को सजाने के लिए उसी कहीं से व्यापार करते थे और वहाँ से ये जो कि जानवरों की कुछ अवशेष लेके आते ताकि ये भवनों को सजा सके। तो देखते हैं, पहली लाइन हो गई आपकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। बाकी इनकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? मुख्य फसलें जैसे कि गेहूं, जौ, सरसों, चना, खरबूज, तरबूज,
ये इनके जो कि प्रमुख फसलें थी, गेहूं, जौ, सरसा, चना, खरबूज, तरबूज, या एक तिल भी लिख लो। ये इनकी प्रमुख फसलें थी। और ये एक बात ये भी कि ये चावल व बाजरा से अपरिचित थे, चावल व बाजरा से अपरिचित थे। मेसोपोटामिया से जो कि लोथल से हमें मिला है अवशेष कि ये चावल व बाजरा के साथ से मिले हैं यहाँ से। और ये जैसे घोड़े, हाथी या ऊंट से अपरिचित थे, ऊंट से अपरिचित थे। तो इनके पास जानवरों में क्या होता था, इनके पास होते थे भैंस, बैल, सूअर, गेंडा, खरगोश। ये इनके जो कि प्रिय जानवर, जो कि इनके जानवर थे, यानी ये इनके पशु पालते थे। यानी जैसे भैंस हो गया, बैल हो गई, सूअर हो गया, गेंडा, खरगोश, ये सब जो थे वो इनके जो कि प्रिय पशु थे या इनके जानवर थे। और ये ऊंट, हाथी, घोड़ा से तो अपरिचित थे। अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था, यानी इनके पास जो कि ये जलाशय के भी साक्ष्य मिलते हैं। एक नाम ये लिखो आप, सोर्तगुई, जो कि अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में वहां से जलाशय के कुछ साक्ष्य मिले, जलाशय के साक्ष्य मिले। और ये विदेशी व्यापार करते थे, ये तो हमको पता ही चल गया। विदेशी व्यापार करते थे। तो ये थी हमारी आर्थिक व्यवस्था। तो आज की क्लास में हमने पढ़ी कि जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन कैसी थी, और इनकी राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में हमने कुछ पढ़ा। तो कल की क्लास में हम और पढ़ेंगे कि इनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, जो कि इनकी लिपि थी वो कौन सी थी, इनकी कला व संस्कृति में हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो कल की क्लास में भी हम सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे।